छिपाना था। चलिए विमानन शैली देखते हैं। नागर शैली में जो मंदिर थे अकेले तो होते नहीं थे, पंचायन मंदिर होते थे। कैसे मंदिर होते थे? पंचायन मंदिर हुआ करते थे। पंचायन में कितने मंदिर होते थे? 5 मंदिर होते, जिसमें एक मुख्य देवता के होता था, बाकी लोग उनके सहायक अलग देवता लोग के होते थे। एनी प्रॉब्लम? लाइव हो जाए। चलिए हम सब लोग लाइव हो गए लोग। आज विमानन शैली के बारे में पढ़ना है। विमानन शैली दक्षिण भारत में था। मत दौड़ो, उलट जाओगी क्लासों में। क्लासों में आके इसको जल्दी हुआ है, सब खूब दिमाग लगाती है सब। एगो चूहिया थी, चूहा नहीं चूहिया, वो बिल में नहीं घुस पा रही थी तो अपने पोछिया पे सूप बांध ली। सूप समझते हैं, चावल फटकने। तो दिमाग लगाइए आप। तो चूहिया थी वो। चूहा तो मेहनती होता है, खोद खाद के कहीं नया बिल बना देता है आप। वो तो चूहा है तो सूप बनेगा जी, दिमाग लगाएगा वहां पर। बड़ी अच्छा, खेत वगैरह जिनका रहता है ना, आलू वगैरह मूंगफली में, उनमें बड़ी चूहा परेशान करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। विमानन शैली साउथ इंडिया में ज्यादा था। विमानन शैली कहाँ था? साउथ इंडिया में ज्यादा था विमानन शैली। विमानन शैली में भी मंदिर पंचायन होते थे। कैसे होते थे? चलो इधर देखो, पंचायन मंदिर होते थे नहीं, 5 मंदिरों का समूह होता था। लेकिन साउथ इंडिया में 2 चीजें ध्यान रखिएगा। नॉर्थ इंडिया में पंचायन मंदिर होते थे, एक मुख्य मंदिर हो जाएगा, ये तो शिखर हो गया। ऐसे करके कितने मंदिर हो जाएंगे? 5। अब 5 मंदिर एक पास रहते थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। बट साउथ इंडिया में जब बनाया जाता था ना, तो एक पहले बाउंड्री बनाई जाती। क्या बनाया जाता था? बाउंड्री। और इसमें बनाया जाता था 5 मंदिर। इसमें क्या बनाई जाती थी? 5 मंदिर इसमें बनाई जाती थी, अलग अलग टाइप के। यहाँ 5 मंदिर बनाया जाएगा। 4 ठो ऐसा मंदिर हो गया। अब मुख्य मंदिर बीच में हो गया, तो ये पंचायन मंदिर हो गया। और इसी मंदिर के पास यहाँ पर बड़ा सा गेट बनाया जाता था, जिसे गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम। तो साउथ इंडिया में जो मंदिर बने ना, इसमें गेट सबसे बड़ा होता था। गेट क्या होता था? सबसे बड़ा, जिसे हम क्या कहते थे? गोपुरम। गोपुरम, गोपुरम कहा जाता था। साउथ इंडिया में नदियां जो हैं वो उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है जितना नॉर्थ इंडिया में है। ज्यादा नदियां कहाँ मिली है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। साउथ इंडिया में नदियों का उतना कल्चर नहीं है। तो हर इस बाउंड्री के अंदर ना एक तालाब मिला है। क्या मिला है? गढ़ा तालाब, पोखरा तालाब मिला है। तो इस मंदिर की जो बाहरी विशेषता है वो तो आप समझ गए कि मंदिर जो है वो पंचायन है, चाहे वो नागर शैली हो, चाहे वो विमानन द्रविड़ शैली हो। समझ में आ गया? लेकिन उत्तर भारत के नागर शैली में बाउंड्री या 4 दीवारी नहीं होती थी, और साउथ इंडिया के मतलब उसमें क्या होती थी? बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री देने की मजबूरी समझिए क्या है। गेट का मतलब तभी जब बाउंड्री हो। नहीं समझे? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा लोग, फिर से एक बार दिमाग लगे। गेट का मतलब तभी है जब, ऐसा क्यों? तुम लोग समझ गया कि नहीं? अभी तुम लोग नाइंसाफी करने लगे, समझने तो ही लोग को भी। चलिए समझिए, आप लोग बताइए कैसे हो, क्या मतलब हुआ? बिना बाउंड्री नहीं हो सकता जी।
बताओ, अब नहीं बता तुम बताओ, बिना बाउंड्री गेट नहीं हो सकता है? क्या होगा अगर बिना बाउंड्री गेट डाल दिए तो? हाँ, चलो ये सब भी तो बाउंड्री जरूरी है। बिना बाउंड्री के गेट का लगा के फायदा क्या हो गया? यहाँ पे गेटवा के बगल से कोनो चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। मान के चलिए आप दरवाजा बनाए, एक वो गेट है जो बिना बाउंड्री का है, जानते हैं? इंडिया गेट, जिसके नीचवा से कोई नहीं जाता है, साइडे से लोग चल जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया भी, उसके चारों बाउंड्री नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बिना बाउंड्री का गेट जानते हैं कहाँ बनाया जाता है? मेला वाला में, जिसको तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण द्वार। तोरण द्वार। पीछे वाला हल्ला नहीं किया कर बाबू, खड़ा हो तो। पीछे चश्मा, खड़े हो जाओ। टीवी के जस्ट नीचे खड़े थे अभी बाबू, तुम टीवी नहीं, पीछे वाले टीवी के। हाँ, खड़ा हो बाबू, उधर कर रहे हैं, पीछे देख रहा है तुम। अभी तोरण द्वार में तोरे तोड़ना चालू कर देंगे हम। सुबह सुबह तुमको नहीं सोच रहे हैं दिन खराब करे, लेकिन उसको लग रहा है सर उसको नहीं देख रहे हैं, मुड़िया नीचे कर ले है। तो हमारा आंख जो है ना ऐसे क्रस्ट मेंटल कोर इधर से देख लेते। हब्बल टेलीस्कोप है। अब सोच रहे सुबह सुबह काहे उसका मतलब दिन खराब करे, पुरुष देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को तो अधिकार है पुरुष देवता का थूर सकते हैं लोग। तो उसको लग रहा है बहुत होशियार है हुआ। देखिए आप लोग समझ गए? बाउंड्री देंगे तभी नहीं दीवार यहाँ पे गेट बनाएंगे। आपके स्कूल वगैरह में गेट बंद हो जाता था तो फान नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि बाउंड्री हो जाता था, यहाँ पे बाउंड्री हो जाता था। तो फिर बाउंड्री फानते थे लोग, बाउंड्री फानते थे ना। अगर बाउंड्री नहीं रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है? गेट बंद रहे तो साइड से घुस जाए, हम साइड से घुस जाएंगे हम लोग। तो बाउंड्री वगैरह होना जरूरी है। इसमें चारों ओर से क्या होती थी? बाउंड्री। जल की कमी से अंदर में क्या होता था? तालाब। बड़े से मेन गेट को क्या कहते थे? गोपुरम। क्या कहा जाता था? बहुत विशाल होता था गोपुरम। अब आते हैं मंदिर में मेनली। ये तो बाहर का कैंपस हो गया। बाहर का क्या हो गया? कैंपस। अब मंदिर देखते हैं। यहाँ के जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे उसमें शिखर न होके विमान होते थे। शिखर न होके क्या होते थे? विमान। देखिए हम नागर शैली की अगर बात करें, कौन सी शैली? तो इसमें मंदिर जो होते थे ये क्या होते थे? ये शिखर होता था ऐसा। यहाँ पे आमला, कलश, कलश और ध्वज अलग से लगा देंगे। यहाँ पे ध्वज हो गया। लेकिन अगर हम द्रविड़ शैली की बात करते, द्रविड़, तो इसमें क्या होता था? मंदिर सीढ़ी नुमा बनते थे ऐसे। मंदिर कैसे बनते थे? सीढ़ी नुमा, जिसे हम लोग शिखर नहीं कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते थे? विमान। क्या कहते थे? विमान। ऐसे क्या कहा जाता? शिखर कहा जाता था, शिखर। अब इसके ऊपर फिर क्या होता था? आमला, कलश वगैरह जो रखना है रख दीजिए यहाँ पर। समझ गए कि नहीं गया? तो नागर शैली में ये गुंबद को शिखर और द्रविड़ शैली में विमान, इसलिए इसे विमानन शैली भी कहा गया। क्या कहा गया? विमानन शैली भी कहा गया। तो साउथ इंडिया के जितने मंदिर देखेंगे ना तो आपको पिरामिड शेप में ऐसे मिलेंगे यहाँ पर। साउथ इंडिया के मंदिर उन्हें क्या कहेंगे? द्रविड़ शैली या फिर उसे विमानन शैली। द्रविड़ शैली या द्रविड़ या विमानन शैली। कोई दिक्कत है किसी को? याद हो गया? पंचायन मंदिर नागर भी, पंचायन मंदिर द्रविड़ भी। अंदर पोखरा द्रविड़ में, पास में नदी नागर शैली। कोई बड़ा मंदिर देखिएगा कोई ना कोई नदी के आसपास ज्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर देखेंगे, बनारस का दशाश्वमेध घाट वगैरह
तो बनारस में मिलेगा वहां पे आरती वगैरह होती है, बहुत भव्य आरती। बनारस की आरती बहुत फेमस, 1-1.5 घंटा तक आरती होते रहती है जी। और नहीं तो उज्जैन महाकालेश्वर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आरती वगैरह उज्जैन का प्रसिद्ध है यहाँ पर। और हम लोग के यहाँ तो अब छठ में तो अर्घा होगा, और तो अर्घा ज्यादा देर का थोड़ी होता है, वो तो समय के लिए होता है, 5-7 मिनट के बीच वो जो समय होता है उसके लिए तो फिक्स टाइमिंग है ना अर्घा वगैरह के लिए। आगे बढ़िया, तो विमानन और द्रविड़ समझ में आ गया। गोपुरम कहाँ होता था? द्रविड़ में। गोपुरम कहाँ गया जी? द्रविड़ में। अब बाकी सब चीजें ही हो जाता था। देखिए ये क्या बन गया जी, अब हम यहाँ मंदिर बना देते हैं। यहाँ पे पटना का आप हनुमान मंदिर देखे जंक्शन पे, बताइए उसमें शिखर है या विमान है? विमान की तरह। कैसे बनाया गया? विमान की तरह, विमान की तरह बनाया गया ना, शिखर टाइप का नहीं बनाया गया। पटना का प्रतीक चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे ये तो बहुत छोटा हो गया जी। यहां पे मुख्य रूप से मंदिर हो गया। यहां पर हो जाएगा गर्भगृह, यहां क्या हो जाएगा? गर्भगृह हो गया, भगवान इसी में रखे जाएंगे गर्भगृह में। अब यहां मंडप होगा। इसमें एक खासियत समझिए, मंडप अलग अलग नहीं होते थे, इसमें मंडप एक ही रहेगा। उसमें क्या है? छोटा मंडप, मझिला मंडप, बड़का मंडप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें मंडप एक ठो, मंडप एक ठो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे तो आपका पीठ था, यहाँ की जो सीढ़ी होती है इसे क्या कहते हैं? पीठ। ये चबूतरा, और फिर जाप्ती, ये जगती। जगती हो गया, हो गया? बताइए ये नीचे वाली मंदिर जगती, जगती, और ये पीठ, और ये वाला, ये इतना ज्यादा ही पानी कहां से टपकने लगा इसमें? कंटिन्यूअस, थोड़ा थोड़ा चीज को थोड़ा थोड़ा एक आध टपकता था तो समझ में आता था इसमें। ये हो गया आपका चबूतरा, चबूतरा हो गया। समझ में आ गया? ये बोलिए तो मंडप। क्या हो गया? मंडप। ये आकृति विमान, आइए गर्भगृह, गर्भगृह। अब ध्यान से समझिए, यहां पर इसमें ना मंडप और गर्भगृह टच में नहीं रहता था, जबकि आप नागर शैली में देखेंगे ना मंडप और गर्भगृह आपस में टच रहे। इसमें टच नहीं रहेगा, इसमें टच नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब टच नहीं रहेगा तो जिसको परिक्रमा करना है वो बाहर बाहर परिक्रमा करेगा। इसलिए साउथ इंडिया में परिक्रमा टफ है और नॉर्थ इंडिया में परिक्रमा इजी है। नॉर्थ इंडिया में परिक्रमा क्या जी? मंडप में गए, मंडप से गर्भगृह, और गर्भगृह के बाहर बाहर क्या कर लेंगे? परिक्रमा। उसमें मंडप के बाद सीधे बाहर कर देगा आपको, अब परिक्रमा ज्यादा करना पड़ेगा। तो साउथ इंडिया का परिक्रमा थोड़ा सा लंबा होता है और नॉर्थ इंडिया का परिक्रमा थोड़ा सा छोटा होता है। बाहर में परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा से पहले याद कीजिए, जो नॉर्थ इंडिया में हम आपको नागर शैली बताए थे, न से नॉर्थ इंडिया, न से नागर शैली। तो नॉर्थ इंडिया के नागर शैली में जैसे हम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, एक और गंगा और दूसरी ओर यमुना जी की प्रतिमा होगी। समझ में आ गया कि नहीं? गंगा जी और यमुना जी की क्या होगी? प्रतिमा होगी। वो घड़े में से पानी लेके निकालते, गंगा जी की तस्वीर देखेंगे नहीं? अरे लेके ऐसे पानी, घड़ा में से पानी गिराते रहते हैं, कलश से पानी, देवी की तरफ नॉर्मल देवी देवता जैसे होता है वैसे ही रहते हैं, लेकिन पानी गिराते रहते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर पानी की कमी है, साउथ इंडिया में पानी की कमी है। तो आप सोचिए, साउथ इंडिया में पानी की कमी है तो गंगा यमुना की तो तस्वीर वहां रखने वाला नहीं है। गंगा यमुना की तस्वीर रखेगा? किस चीज की कमी है? पानी की कमी है। तो यहां किसकी फोटो लगाया जाएगा? यहां पर किसी न किसी का 2 ठो मूर्ति लगाएंगे ना एंट्री करते, तो वहां मन लगाया जाएगा यक्ष और यक्षिणी की।
यक्ष और, तो दो मूर्ति लगाई जाएगी, यक्ष और यक्षिणी की। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति देखी है, देखे हैं लोग। यक्ष और यक्षिणी कुबेर के प्रतीक है। किसके? कुबेर। पैसा का डिपार्टमेंट, सोना चांदी धन ये सब का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के बाद किसके पास है? कुबेर। लक्ष्मी जी के बाद कुबेर। कुबेर के पास बहुत पैसा है। रावण को सोना का लंका वगैरह सब कहां से निकलवाया था? कुबेर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुबेर के पास पैसा की कोई कमी नहीं है। और कुबेर के एजेंट के रूप में कौन काम करते हैं लोग? यक्ष। ये देवता हो गए यक्ष और यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी, तो यक्ष और यक्षिणी एक हो गए यक्ष और एक हो गए यक्षिणी। इनका देवी देवता है लोग। समझ में आ गया कि नहीं गया? यक्ष और यज्ञ। तो देर सबसे पहले पूछना पति पत्नी है क्या यहाँ पे? तो सिकड़िया पहन ले कि नहीं? अभी उतार दिया ना? हाँ हाँ एकदम सोना का सिकड़ी पहन गया। डर गया था यहाँ पे, मेला में से खरीदा था, इस बार गया था तो पहन के आया था यहाँ पे। देखिए इस सोना का डिपार्टमेंट किसके पास है? यक्ष और यक्ष। अब जैसे देखिए कुबेर, पैसा सबसे ज्यादा अथाह सोना देने का जिम्मेदारी कुबेर। नहीं समझ में आ गया? अब अक्सर में आप लोग सुनते होंगे, बोलते अरे कुबेर का खजाना लग गया है क्या? सुने कि नहीं? गांव में देहात में कुबेर का खजाना लग गया। कुबेर, रावण को सोने का लंका कहां से, सोना उतना कहां से मिल गया था? कुबेर से सोने लिए। कुबेर का मुख्य सीक्रेट मतलब सचिव लोग कौन है? लोग यक्ष और यक्षिणी। यक्ष और यक्ष। तो यहां पर जो फोटो लगते थे वो एक खंभे पे इस साइड में, द्वार के इस साइड में यक्ष और दूसरे साइड में यक्ष। तो यक्ष और यक्षिणी रहेंगे तो पैसा की कमी नहीं है। इसलिए साउथ इंडिया के मंदिर में देखिएगा अथाह सोना चढ़ाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर अथाह पैसा चढ़ाया जाता है। अभी एक पद्मनाथ मंदिर, चिन्ना स्वामी मंदिर, साउथ इंडिया का ऐसा मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देख रेख में कीजिए, कुंटल में सोना है, कुंटल में सोना है वहां पे। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये धार्मिक चीज में चढ़ाया गया, हम कैसे आदेश दे सकते हैं किस काम में लगाएंगे यहाँ? तो वहां पर कुबेर की कमी नहीं है। और साउथ इंडिया में सोना बहुत ज्यादा। साउथ इंडिया के ब्याह शादी में देखिएगा ना, सोना बहुत हैवी पहना जाता है। और हमारे यहाँ सोना जो होता है वो उतना हैवी नहीं पहना जाता। हाँ, अरे रोले गोल्ड ज्यादा पहनना चाहिए आप। सोना वगैरह में कौन चीज मतलब महिला लोग के लिए तो खैर सोना जरूरी भी रहा है, उन लोग के लिए सही है, इमरजेंसी में काम भी आता है महिला लोग में। तुम लोग का ब्याह शादी होगा ना तो ज्यादा गिफ्ट दिलाने की जगह पे ना गिफ्ट कम करके सोने का कुछ दिला देना। उससे दो गो फायदा, एक तुम्हारा वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा, दूसरा इमरजेंसी में वही काम आने वाला है। नहीं समझ आया? महिला भले सोना रखती है, पैसा रखती है, लेकिन इमरजेंसी में वो दे देती है। भले चार को सुना देगी, कमाना धमाना नहीं है, हमरा से लेके बैकअप में लेके पैसा चलाते हैं यहाँ पे। इस तरह काम कैसे चलेगा? सब सोना वोना खर्चा हो गया यहाँ पे। बताए आज लेकिन ये कौन चीज है? घरे से जितना सामान लाए थे वही चल रहा है आज तक मेरे यहाँ। हाँ। एक मेरे मित्र की शादी 2015 में हुई थी, 2015 में, और 2022 में किसी चीज को लेके वो कहीं बिजी हो गया। कोई त्योहार था तो कपड़ा उपड़ा नहीं, साड़ी उड़ा खरीदना पड़ता है वो लोग को। तो 2015 से 2022 लगभग 7-8 साल हो गए और बिजी हो गया, नहीं खरीदा पाया। तो क्या सुनाती है कि आज ये जो हमारे नैहर का है वही चल रहा है, खरीदवाएं कौन सी है आप? क्या ये संभव है? अब वो एकदम करकरा गया, हमरे पास दांत पीस के करा, भाई बताओ ऐसा हो सकता है? हाँ? सही बोल रहा है, साड़ी था कि लोहा का चदरा था। नहीं समझे? ऐसा एकदम पूरा करकरा गया, लहर गया, उसको एकदम माथा पीट के हमसे कह रहा है, शिकायत कर रहा है कि बताओ ऐसा हो सकता है? तो हम कहे कि भाई अब तू संभालो, तुम्हारा गृह मंत्रालय है। आगे बढ़े तो यक्ष और यक्षिणी की प्रवेश द्वार पे मूर्ति कहां रहेगी? द्रविड़ से। गंगा यमुना की नागर। मंडप और गर्भगृह सटा रहेगा, नागर से अलग अलग रहेगी। द्रविड़ से। नागर शैली में मीनार को क्या कहा गया? शिखर। और द्रविड़ शैली में
जगह का विमान का आ गया। दोनों मंदिर पंचायन शैली में। किस मंदिर में 4 दीवारी? द्रविड़ शैली में। बड़ा सा गोपुरम द्वार, ऊंचाई ज्यादा, द्रविड़ शैली। क्यों? द्रविड़ शैली स्टेबल होता था, ज्यादा स्टेबल ज्यादा रहता था। यहाँ पे पत्थर वगैरह साउथ इंडिया में ज्यादा होता था। हाँ जी, पत्थर का होता था। देखो ये लक्ष्मी कुमारी कर, ये हो सकता है आपका दोस्त उसको कोई कपड़ा नहीं खरीदवाया होगा। अरे बाप रे, रह तो लक्ष्मी। आगे बढ़े। इसका पक्ष ले रही है उसका। यहाँ पे द्रविड़ और नागर समझ में आ गया। ये दोनों का मिक्सअप शैली को बोला जाता है वेसर शैली। तो मध्य भारत में जो शैली का प्रचलन था वो था वेसर शैली। अब आपको या तो द्रविड़ शैली पूछेगा या तो नागर शैली पूछेगा। बाकी अलग अलग जगहों पे भी कुछ शैलियां हुई है। जैसे कुछ मंदिर कानपुर में स्पेशल बना दिए गए तो कानपुर शैली, समझ में आ गया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका पूरे एक बड़े एरिया पे प्रभाव नहीं था। जब नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला दिया गया तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो मंदिर बनाए गए उसमें नागर शैली के भी कुछ डिजाइनिंग दिखती है और कुछ द्रविड़ शैली। वो फिक्स नहीं है, कुछ डिजाइन ले लिया नागर शैली, बाउंड्री बना दिया द्रविड़ शैली से ले लिया। जब बाउंड्री बना लिया तो भैया विमान ना बनाएगा, शिखर बना दिया। मिक्स पगला जाइएगा आप, भैया द्रविड़ से लिएगी नागर शैली। अब बनाया, मान के चलिए शिखर बनाया, शिखर बनाया तो कौन सी शैली? नागर शैली। अब बगल में पोखरा खोदवा दिया, अरे यार क्या कर दिया यहाँ पे, तो कौन सा हो गया? द्रविड़ शैली। समझा गया कि नहीं? खूब अच्छा शिखर बनवाया, आमलक बनवाया, कलश बनाया, पंचायन मंदिर बनाया, आपको लगा नागर शैली, अब बाउंड्री बनवा दिया, गेट लगवा दिया, क्या हो गया? द्रविड़ शैली। गेट लगा, क्या कर दिया? द्रविड़ शैली। तो मिक्सअप शैली जो थी वो थी आपकी वेसर शैली। मिक्सअप शैली को क्या कहा गया? वेसर शैली। तो आपको मंदिर निर्माण की शैली समझ में आ गया। आपको पीला टकला कोई दिक्कत? दीवार पे बैठा कोई दिक्कत? ये तुम्हारा विमान, कलश, इसका टकला भी काला ही है। सर कुछ मंदिर तो समझ में नहीं आता है कि किस शैली में बना है, तो वो बस मंदिर बोल के निकलिए उसको। देखिए आप समझिए कि जिनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, जिन राजाओं के पास, वही ना पूरा नियम कानून के हिसाब से बनाएंगे। जिनके पास उतना पैसा नहीं रहेगा, बनाओ जैसे बनाना है, मंदिर रह जाना चाहिए, उसको पूरा केवल ध्यान उसका रहता है गर्भगृह पे, बाकी बाउंड्री है नहीं है, जैसा मन वैसे बना के चल दिया। साउथ इंडिया में पैसा वैसा ज्यादा था और साउथ इंडिया में विदेशी आक्रमण बहुत बाद में पहुंचा या फिर पहुंचा ही नहीं। कोई वो साउथ इंडिया में राजा गया ना, जीतिए नहीं पाया। साउथ इंडिया को जीतना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से ना वहां स्टेबिलिटी ज्यादा थी और मंदिर निर्माण चलते रहे। उत्तर भारत में कभी तुर्क आए, कभी मुस्लिम आक्रमण हुआ, कभी कोई हुआ, आके तूर तर के चल गया मंदिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसे थोड़ी ना केवल मंदिर तो देखते थे मूर्तिकार कौन है, उन्होंने लोग को तूर देते थे सब। बहुत उस समय ना ज्यादा ही सब नहीं ना, उस समय बस यही था, लड़ाई करो, क्षेत्रफल विस्तार करो, और क्या चलता था उस समय। आप किसी को कोई दिक्कत? मथुरा शैली खत्म हो गया सर। मथुरा शैली मंदिर थोड़ी था। अरे बकलोले को मूर्ति शैली को कई दिन पड़ेगा, तो मतलब तुमको बनाना है क्या मूर्ति? तो फिर उसका क्लास जाके करो, मूर्तिकार जहां करते हैं लोग, वहां पे कैसे पत्थर घिसा जाता है, कैसे बनाया जाता है। और तुम लोग के बस का नहीं है, पहले तू सिलवट्टे या लोढ़ा घिस ले, वो तो तूर देगा लोढ़े पूरा धके। अब तो गया जमाना उस सिलवट लोटा का, यहाँ पे तो मिक्सर आ गया। अब तो मिक्सर ज्यादा घर घर आ गया है यहाँ पे। गांव में तो खैर उस सिलवट लोटा वाला है यहाँ पे है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आपके बुक में लिस्ट दिए गए हैं कुछ छोटे मंदिरों के। हाँ,
तो वो छोटे मंदिर का कोई विशेष शैली नहीं है, वो आपको बस ऐसे याद रखना होगा कि कौन कौन सी शैली में है, लेकिन उसका कोई अपना अलग से विशेष शैली नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दोनों शैलियों के मिश्रण शैली को क्या कहा गया? जैसे देखिए भीतरगांव मंदिर कानपुर शैली में, अभी कोई मुख्य शैली तो है नहीं यहाँ पर कि कानपुर शैली आपको अलग से कोई पढ़ाए यहाँ पे। अब पटना शैली में पढ़ाएंगे तो फिर अलग, जैसे हनुमान मंदिर पटना शैली का है, वो नागरे है ना, विमानने है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं गया? दशावतार मंदिर झांसी में है, कौन सी शैली? तो झांसी शैली। दशावतार मंदिर झांसी। लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जितने मंदिर मिलेंगे ना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जितने मंदिर मिलेंगे वो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सअप मिलेगा। द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली हो गया वेसर शैली। तो वेसर शैली ज्यादातर आपको कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। एमपी और उड़ीसा में मिलेगा, एमपी और उड़ीसा में। अब आप बताइए लिंगराज मंदिर हो गया, कोणार्क मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, ये सब कहाँ है? उड़ीसा। मध्य प्रदेश में देखेंगे लिंगराज मंदिर हो गया, यहाँ पर कंदरिया महादेव, लिंगराज मंदिर, ये सब क्या हो जाएगा? वेसर शैली। तो मध्य भारत में वेसर शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो मंदिर निर्माण तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं मध्यकालीन भारत के दिशा में। किस दिशा में? मध्यकालीन भारत के दिशा में। उससे पहले हमें देखना है राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल या मध्यकाल से जस्ट पहले। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से जस्ट पहले। मध्यकाल चालू होता है 1200 सदी ईस्वी में। किसमें? ईस्वी। तो ये 1200 से जस्ट पहले 800 से लेके 1200 की ईस्वी को क्या कहा गया? राजपूत काल। इस समय राजस्थान और उत्तर भारत के क्षेत्र में बहुत सारे राजपूत वंश का उदय हुआ था और उन लोगों ने उस भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे साम्राज्य स्थापित किया था और ये मध्य भारत के जस्ट पहले ही था, इसलिए इसे कहा गया पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से जस्ट पहले इन्हीं लोगों से आक्रमण हुआ था। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मेनली यही दो वो थे सब। मोहम्मद गौरी के बाद तो खानदाने बस गया पूरा यहाँ से। मेनली आया मोहम्मद बिन महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया ना तो उसके बाद पूरा खानदाने बसते चल गया उसका लास्ट में। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। कौन आ गया था? अंग्रेज। एनी प्रॉब्लम? पढ़ा जाए। देखिए पूर्व मध्यकाल जो था वो 800 से लेके 1200 ईस्वी को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। राजपूत काल जो था इसी को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। यहाँ पे इस समय 4 प्रमुख वंश की जानकारी मिलती है। कितने वंश की? 4 प्रमुख। प्रतिहार, जिसको आप पढ़ चुके हैं, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया कि नहीं? इसने ही कन्नौज पे जाके अधिकार कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार समझ आ गया, जिसमें नाग, भट्ट, वत्सराज ये सब प्रमुख राजा। वत्सराज तो मतलब आक्रमण कर लिया वहां पे। नाग भट्ट इस वंश का सबसे संस्थापक था। तो प्रतिहार आप पढ़ चुके। और एक और था परमार, और एक चालुक्य, चौहान। देखिए 2 गो प से है, 2 गो च से है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ये कौन सा प्रतिहार है बाबू? गुर्जर प्रतिहार। और ये कौन सा परमार है? ना यह बादामी है, ना बेंगी है, ना वातापी है। यह है सोलंकी। क्या है? सोलंकी। क्या है? सोलंकी। गुजरात के एरिया में था। सोलंकी गुजरात के एरिया, सोलंकी गुजरात के एरिया। किसी को दिक्कत? कितने वंश? 4। अब देखिए पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक का नाम है। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक का नाम, जिसके रचयिता है चंदवरदायी।
रचयिता का नाम चंद्रवरदाई, 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 चंद्रवरदाई। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा। इसमें इन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। अभी बताइए, इस सिद्धांत को ना इतिहासकारों ने माना ही नहीं है। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक अग्नि यज्ञ कराया गया। क्या कराया गया? अग्नि। और उससे 4 वंश का उदय हुआ। यज्ञ के बाद कितने वंश का उदय हुए? 4। जो यही 4 वंश का नाम है। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी इतिहासकारों का कहना है कि भैया ये वंश जैसे सामान्य वंश स्थापित होते हैं वैसे ही ये वंश भी स्थापित हुए, कि एक योग्य शासक था, कहीं का सामंत था, फिर अपना साम्राज्य की स्थापना कर लिया था यहाँ। लेकिन इनका अलगे था, पृथ्वीराज रासो का। इन्होंने और जो सुनते हैं ना शब्द वेदी बाण वगैरह सब इसी इन्होंने ही लिखा है यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसने? पृथ्वीराज रासो ने। चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। अब देखिए हम इन 4 वंशों को पढ़ते हैं तो अग्निकुंड के सिद्धांत को क्या बाकी इतिहासकारों ने माना है? अग्नि में से निकले 4 वंश। अब इसमें आप क्या पढ़ चुके हैं? प्रतिहार पढ़ चुके। कन्नौज पे अंततः अधिकार करने वाला, त्रिपक्षीय संघर्ष में फाइनली अधिकार किसका हुआ था? प्रतिहार। अब हम लोग देखते हैं परमार वंश। कौन सा वंश? ये सब राजपूत काल हैं। तो परमार भी अगर टाइटल है तो कौन सा टाइटल है? राजपूत। तो ये परमार। कौन सा वंश? परमार। परमार के बाद सोलंकी या चालुक्य, और उसके बाद चौहान। और यही चौहान पे हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान से आक्रमण मोहम्मद गौरी का। और फिर इंडिया में एंट्री करा देंगे मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी के बाद यहाँ पर वंश का स्थापना हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, अंग्रेज वंश, नेता वंश, हाँ मशरूम वंश। आगे बढ़े तो पहला हम लोग अब तो प्रतिहार नहीं देखने वाले, क्योंकि प्रतिहार क्या कर दिए हैं? बढ़ा चुके। अब देखते हैं परमार वंश। कौन सा? परमार। ये राजपूत वंश होगा कि नहीं होगा? परमार वंश। परमार वंश। इस वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। कौन थे? उपेंद्र। इस वंश के अगले शासक थे राजा भोज। राजा भोज। राजा भोज शिक्षा और ज्योतिष में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी धारा नगरी। राजधानी धारा नगरी। धारा नगरी। और धारा नगरी की राजधानी को इन्होंने शिक्षा का केंद्र बना दिया। किसका केंद्र बनाया? शिक्षा का केंद्र बनाया। उस समय शिक्षा में ज्योतिष की शिक्षा बहुत जरूरी थी। ज्योतिष। कौन सी शिक्षा? ज्योतिष। तो शिक्षा और ज्योतिष का केंद्र इन्होंने किसे बना दिया? धारा नगरी को। तो इनकी राजधानी क्या थी? धारा नगरी। और वहां पर इन्होंने एक विशाल सरस्वती मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? कौन मंदिर बनवाया? सरस्वती मंदिर बनवाया। तो बताइए सरस्वती मंदिर कहां है? सरस्वती मंदिर ज्योतिष और शिक्षा का केंद्र बन गया था। धारा नगरी ज्योतिष और शिक्षा का केंद्र बना। आगे बढ़े। ये हो गया आपका धारा नगरी। बाद में धीरे धीरे इस वंश में अधिकार हो गया दिल्ली सल्तनत के शासकों ने। किसका अधिकार हो गया? दिल्ली सल्तनत के शासक का। तो यहाँ धारा नगरी याद रखिएगा। सरस्वती मंदिर कहाँ है? शिक्षा और ज्योतिष का केंद्र था। सरस्वती मंदिर किसने बनाया था? राजा भोज। और संस्थापक? संस्थापक उपेंद्र। परमार वंश तो देख ही लिए हैं। सॉरी, प्रतिहार वंश तो पढ़ना नहीं है आप लोग को। अब देखना है चालुक्य। कौन सा? चालुक्य। चालुक्य का ही दूसरा नाम सोलंकी। कौन सा? सोलंकी। ये किस एरिया में था भाई? गुजरात। किस एरिया में? गुजरात के एरिया में। किस एरिया में? गुजरात। इस वंश के संस्थापक मूल राज। मूल राज। इस वंश के संस्थापक मूल राज।
इसमें दो प्रमुख शासक हुए, याद रखिए, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। भीम प्रथम और भीम द्वितीय, भीम प्रथम और भीम द्वितीय, दो प्रमुख शासक हुए, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। अब पहले भीम प्रथम को पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, भीम प्रथम जो थे, इनके सेनापति का नाम था विमल शाह। तो सेनापति भी तो सामंत ही होता था। सेनापति क्या होता था? सामंत। सामंत किसे कहा गया? सैलरी के बदले जमीन जो लेता, सैलरी के बदले जमीन। तो सैलरी आखिर किसी न किसी कारण मिलता था, न किसी पोस्ट की वजह से ही सैलरी मिला होगा। तो इनके सेनापति का नाम क्या था? विमल शाह। इनके सेनापति विमल शाह, सेनापति का नाम विमल शाह था। विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। क्या बनाया? विमल शाह ने कौन सा मंदिर बनवाया? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा में कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। जैन मंदिर किस पर्वत पर है ये? माउंट आबू। किस पर्वत पे है? माउंट आबू पर्वत। इसे को गुरु शिखर कहा जाता है, माउंट आबू पर्वत पर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब ये बनवाया कौन था? विमल शाह। लेकिन विमल शाह ने इसके लिए जो वास्तुकार या मंदिर निर्माण करने वाला रखा था, उसका नाम था वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल। वस्तुपाल और तेजपाल। तो देखिए, वस्तुपाल और तेजपाल ये लोग डिजाइन वास्तुकार थे, जो डिजाइन किए थे, जबकि सारा पैसा कौन लगाया था? अब विमल शाह किसका सेनापति था? भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। कहां आक्रमण किया था? और सोमनाथ का मंदिर लूटकर चला गया था। इसके समय कौन सा मंदिर लूटा था? किसने लूटा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। कौन सा मंदिर लूटा? सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर लूट के लेकर चल गया। भीम प्रथम कुछ नहीं कर पाए, जबकि ये गुजरात के ही शासक थे। और सोमनाथ का मंदिर का पूरा सोना वोना लेके चला गया। पैसा तो बहुत था मंदिरों में भारत में पहले जमाने में। आज भी भारत के साउथ इंडिया या बहुत बड़ा मंदिर रहेगा तो वहां धन की कमी नहीं रहती। लूट कर लेके चला गया महमूद गजनवी। किसके शासन काल में? भीम प्रथम। इनके सेनापति विमल शाह। विमल शाह ने कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर, राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर। अब छपरा के पास एक जगह है दिघवारा। दिघवारा, आप में जो छपरा जिला के होंगे उन लोग को आइडिया होगा दिघवारा के बारे में, है ना? दिघवारा जी, हाँ? अरे यहां से आप पटना है, यहां से आपको जाना पड़ेगा हाजीपुर, हाजीपुर से सोनपुर, सोनपुर उसके उधर जाएंगे तो नया गांव, परमानंदपुर, और उधर बढ़ेंगे तो फिर दिघवारा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन जगह है? दिघवारा। तो ई मत चल जाइएगा कि वहां आप जाके जैन मंदिर खोजने लगी है दिघवारा में। ये क्या है? दिलवाड़ा है, वहां नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये राजस्थान के माउंट आबू पे दिलवाड़ा है। क्या है? दिलवाड़ा। अब बिहार में छपरा में कौन है? दिघवाड़ा है। दिघवाड़ा। तो जैन मंदिर वहां पर है, बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और माउंट आबू के पहाड़ी पे चले जाएंगे ना, तो माउंट आबू पहाड़ी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक तो आप चढ़ जाएंगे पहाड़ पे तो पूरा एरिया ऐसे ही दिखता है। लेकिन जब पहाड़ों पे जंगल निकल जाते हैं ना, तो पहाड़ बहुत घना हो जाता है। लेकिन राजस्थान पूरा बंजर है और चारों ओर क्या है? बालू है। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ना, बड़ी दूर तक दिखाई देता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। और सूरज जब ढलता है तो उस सूरज के ढलने के बीच में कोई बाधा नहीं आती। सूरज तो आपके गांव में ढकता है, दूसरे के मकान से ढक जाता होगा, लेकिन वहां पे मरुस्थल है। और जब सूरज ढलता है ना, तो एकदम स्पष्ट लगता है कि अब सूरज ढल गया। उसको कहते हैं सनसेट पॉइंट। क्या कहते हैं? वो राजस्थान का ये बहुत प्रमुख टूरिस्ट मंदिर में है। यहाँ पे लोग सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, सूरज डूब रहा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उससे जबरदस्त सूरज डूबता हुआ दिखता है जहाज में।
अगर सूरज डूब गया है ना, सूरज क्या हो गया, डूब गया है, और जहाजिया उड़ेगी ना तो आपको फिर दिख जाएगा। क्योंकि आपको डूबता क्यों दिखा, क्योंकि आप तो जमीन पे थे, घर द्वार से ढक गया था यहाँ पर, नहीं समझा। और 11 किलोमीटर ऊपर उठ गया जहाज, 35,000 फीट की ऊंचाई पे, 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है, यानी जमीन से लगभग 11 किलोमीटर, वहां फिर दिख जाता है। तो समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? कैसे समझी लो? समझी लो कि नहीं? क्या समझी? हाँ, जहाज उड़ता है तो सूरज भी उठा देता है इसे। हाँ, महमूद गजनबी जब आक्रमण किया तो वहां पे एक और शासक काम था गुजरात में, जिसका नाम था राजपाल। लेकिन राजपाल लड़ा ही नहीं, भाग गया बिना लड़े। हम आपको पढ़ा दिए थे यहाँ पे, चंदेल शासक ने उसकी क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। तो वो राजपाल अलग था यहाँ पर, वो इस वंश का नहीं था। अब इस वंश में अगला शासक भीम प्रथम हो गए। भीम प्रथम के बाद भीम द्वितीय, भीम द्वितीय। ये भीम प्रथम से ज्यादा योग्य थे भीम द्वितीय। इनके समय आया महमूद गजनबी का देखा देखी मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी 1178। क्या चीज है ये जी? 1178, 78। 1178 में आया कौन? मोहम्मद गौरी। उसको लगा बड़ी पैसा है भारत में, चलो लूट के चलते हैं। देखो अभी गजनबी लूट के गया ही है, हम गौरी हैं, हम भी लूट के लेंगे आएंगे। आए तो भीम द्वितीय उठा के पटक दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। भागा घोड़ा वोड़ा छोड़ के मोहम्मद गौरी यहाँ में। कहा भाग रे भाई, यहाँ पे हमरा तो सुने थे कि भारत के लोग बहुत सीधा होता है। भाग गया वहां से, मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय 1178, 78 69 जो भी है ये 1178 किसके हाथों हुई थी? भीम द्वितीय। किसके हाथों हुई थी? भीम द्वितीय, भीम द्वितीय के हाथ में। फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर छोटे मोटे एरिया पे कब्जा करते गया, कब्जा करते गया यहाँ पे। तो जाके मोहम्मद गौरी टकरा गया किससे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान भी हरा दिए किसको? मोहम्मद गौरी। फिर भाग गया मोहम्मद गौरी। कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का झगड़ा हो गया जयचंद से। किससे हो गया? जयचंद से। और यही बहुत खतरनाक पॉइंट हो गया मोहम्मद गौरी के आने का भारत में। बहुत खतरनाक पॉइंट हो गया। तो चालुक्य वंश भी देख लिए। तो आप यहाँ पे प्रतिहार तो पहले पढ़ लिए थे, परमार पढ़ा दिए। परमार में कुछ पढ़ना ही नहीं। उपेंद्र संस्थापक राजा भोज के यहाँ सरस्वती मंदिर, धारा नगरी राजधानी। चालुक्य या सोलंकी, संस्थापक मूलराज, संस्थापक मूलराज। भीम प्रथम गजनबी आके हमला करके चल गया। भीम द्वितीय गौरी को पटक दिया। अब भीम प्रथम के सेनापति बिमल शाह, इन्होंने दिलवाड़ा का जन्म। वास्तुकारों के नाम अब देखते हैं चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। इसमें सबसे प्रमुख नाम आएगा आपको पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन पूछ देगा ये पृथ्वीराज चौहान किसका नाम था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पगला जाएंगे जा। तो पृथ्वीराज तृतीय, उन्हीं को क्या कहा गया? पृथ्वीराज चौहान। क्या कहा गया? पृथ्वीराज चौहान। उनकी एक बार लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी से, और एक लड़ाई में जीत गए और दूसरी लड़ाई में हारे। इसमें एक विवाह बहुत बड़ा कारण बन गया था। समझ में आ गया कि नहीं? विवाह बहुत बड़ा कारण बन गया। आज भी देखिएगा ना भारत में ये सब अंतर जाति विवाह, अंतर धार्मिक विवाह और प्रेम विवाह भारत में बड़ी मुश्किल है। यूपीएससी से टफ है। अरे तुम जिसको पसंद करोगे तुम्हारा ना पसंद करेगी, तुम्हारा जो पसंद करेगी तुम उसको नहीं करोगे। दोनों पसंद कर लिया तो जाति अलग निकल जाएगा, धर्म अलग निकल जाएगा। सब एक हो गया तो भाई कहेगा नाक कट गया, पिता कहेंगे कान कट गया, चाचा कहेंगे दाढ़ी कट गया, कोनो कहेगा आंख फूट गया। बहुत टफ है ये सब चीज।
एकरा से लाख गुना आसान है यूपीएससी। समझ में कि नहीं? बहुत चैलेंजिंग है। हमारा समाज जो है अंतर जाति विवाह तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। लाखों बलात्कार को बर्दाश्त करने वाला हमारा समाज एक अंतर जातीय प्रेम विवाह नहीं बर्दाश्त करता है। ये इस देश में समझिए, तब वहां नहीं लोगों का वो होता है कि काट डालेंगे ऐसे अपराध को, दौड़ा के चौराहे पे मार देंगे अपराधियों को यहाँ पे, तब नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तनी विवाह आ जाए तो पूरा समाज अपने आप पे उठा लेता है। यहाँ पे होता है ये सब चीज, भारत का समाज है इसे। लेकिन तुम लोग ये सब चक्कर में मत पड़ना, बहुत टफ है, बहुत टफ है यहाँ पे। इसमें सक्सेस रेट, इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। 1 लाख में से शायद कोई एगो सफल हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए इस सब चीज में नहीं जाना है आप। हाँ, यूपीएससी कर लेना, वो ज्यादा आसान है। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।